स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार का असली चेहरा महाराष्ट्र की जनता को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई पाकिस्तान का राग अलाप कर वोट बैंक बटोरने की कोशिश में लगा है। तो वहीं औरंगजेब की कब्र पर फतिहा पढ़कर और फूल बरसाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर महाराष्ट्र की सियासत में पैर जमाने की कोशिश में भी कई पार्टियां लगी हुई हैं। और इसी कड़ी में एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए फजीहत का काम कर सकता है। दरअसल एनसीपी चीफ, जो कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, शरद पवार, उन्होंने पाकिस्तान का राग अलापते हुए पाकिस्तान के लोगों की तारीफ की है। शरद पवार ने कहा कि पाकिस्तान की आम जनता शांति में रहना चाहती है, वहां कुछ ही लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। शरद पवार ने यह भी कहा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि पाकिस्तान के आम लोग हमारे विरोधी नहीं हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं और सेना की मदद से सत्ता पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। वे संघर्ष और नफरत का पक्ष लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग पाकिस्तान में शांतिपूर्ण माहौल चाहते हैं। ये शरद पवार की ओर से कहा गया है। सवाल ये है कि आखिर शरद पवार हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये पाकिस्तान का राग क्यों अलापते हैं, ये वहां के लोगों की तारीफ क्यों करते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भी अखिलेश यादव ने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है। तो इस तरीके की बातें जो की जाती हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इन तमाम राजनीतिक दलों की पोल खोलती हैं कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग का वोट बैंक हासिल करने के लिए इस तरीके से जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो देश है जो भारत में लगातार आतंक ही परोसता रहा है। इसके अलावा हमेशा भारत के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र ही पाकिस्तान की ओर से रचे गए हैं, लेकिन उस पाकिस्तान का गुणगान शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव और महबूब मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता वक्त वक्त पर करते रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खास वोट बैंक जो है वो वहां से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें साधने की कोशिश पाकिस्तान के जरिए होती रही है, और यही वजह है कि शरद पवार ने इस तरीके से पाकिस्तान का राग अलापा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में लोगों को विकास, रोजगार चाहिए और महंगाई से राहत की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधा किया, सरकार पर निशाना साधा किया, और इस तरीके से ये पाकिस्तान का गुणगान शरद पवार की ओर से किया गया है। आपको ये बता दें कि ईद का एक कार्यक्रम था, राष्ट्रीय एकता मंडली, वहां शरद पवार की ओर से ये तमाम बातें कही गई और शरद पवार ने कहा कि कोई भी धर्म नफरत करना नहीं सिखाता है। कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नफरत नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, हम विकास चाहते हैं, हम महंगाई से राहत चाहते हैं और हमारी नई पीढ़ी रोजगार चाहती है। हम ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं कि जिससे हमारे राज्य और देश के हर क्षेत्र में आगे हम बढ़ पाए। ये उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि ईद गौर करने वाली बात यह है कि ईद का ये कार्यक्रम था जिसमें शरद पवार ने लोगों को संबोधित किया और वहां पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान के लोगों की तारीफ की और इस तरीके से पाकिस्तान का राग अलापा। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक ये तमाम चेहरे महाराष्ट्र में बेनकाब हो रहे हैं, और सिर्फ शरद पवार का ये बयान ही सामने नहीं आया है, बल्कि इससे पहले 9 मई का एक वीडियो है। दरअसल महाराष्ट्र के सतारा में 9 मई को भारतीय जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शरद पवार बतौर अतिथि आमंत्रित किए गए थे, और उस दौरान शरद पवार ने जिस तरीके से बयान दिया, जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, अब वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तरीके से हिंदू देवी देवताओं के बारे में शरद पवार गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए चूंकि अनुसूचित जाति को साधने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो
ऊपर की जाति के लोग थे उन्हें उनका अपमान करने की कोशिश की और इसके लिए शरद पवार ने जवाहर राठौड़ की कविता का जिक्र किया और उस कविता का जिक्र करते हुए शरद पवार ने कहा कि कैसे उन्होंने इसमें अपने पिछड़ी जाति से आने और लोगों द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार का वर्णन किया है। शरद पवार ने कहा कि हमने तो मूर्तियों को तराशा और लेकिन आपने केवल उन्हें मंदिरों के अंदर ही रखा और हमें मंदिरों में प्रवेश भी नहीं करने देते। यह बाकायदा उनका बयान है जो उन्होंने मंच से दिया है और इसमें उन्होंने जवाहर राठौड़ की कविता का हवाला दिया है। तो इस तरीके से देवी देवताओं का अपमान कहीं न कहीं शरद पवार कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी नेता की ओर से भी इसकी आलोचना की गई है। बीजेपी नेता सुनील देवघर ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और हिंदू देवी देवताओं को वो इस तरीके से गाली गलौज कर जाला कहकर संबोधित कर रहे हैं। उनके भक्तों को नीचा दिखाया गया है, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इस हताश नेता ने ये कहकर केवल अपनी घृणा दिखाई है कि मैं तुम्हारे देवी देवताओं का बाप हूँ। ये भी शरद पवार की ओर से टिप्पणी इस पूरे कार्यक्रम में की गई और इस तरीके से अब लगातार शरद पवार की आलोचना हो रही है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अब कहीं न कहीं शरद पवार को राजनीति से दूरी बना लेनी चाहिए, उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। ये लगातार लोगों का भी कहना है और बीजेपी नेता की ओर से भी ये ट्वीट किया गया है। तो इस पूरे कार्यक्रम में दरअसल सदियों पुरानी छुआछूत और भेदभाव वाली प्रथाओं का जिक्र करते हुए शरद पवार की ओर से ये बात कही गई है और इस तरीके से जो उच्च जाति के लोग हैं उन्हें कहीं न कहीं निशाना बनाने की ये शरद पवार की कोशिश थी और इस कोशिश में ही उन्होंने इस तरीके से जो है हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, जाति के नाम पर जो राजनीति हो रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर जो बवाल जारी है, सर्वे की जो तैयारी हो रही है, इस सर्वे का विरोध जिस तरीके से AIMIM के चीफ ओवैसी असुद्दीन ओवैसी और साथ ही चाहे फिर उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हों, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल उनसे लगातार यही पूछा जा रहा है कि आखिर मुगल आक्रांताओं की इतनी तरफदारी क्यों की जा रही है, आखिर उनकी इतनी तारीफ क्यों। लेकिन इस पर भी कहीं न कहीं अब AIMIM की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। दरअसल AIMIM के विधायक और सांसद असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद का दौरा किया और इस दौरान वो एक स्कूल के उद्घाटन के लिए पहुंचे। वहीं उन्होंने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें वो मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे। वहां उन्होंने चादर चढ़ाई और बाकायदा फूल बरसाए, इसके अलावा फातिहा भी पढ़ा। तो इस तरीके से वो मुगल शासकों की तरफदारी कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी कब्र पर वो इस तरीके से फूल चढ़ा रहे हैं कि तमाम चीजें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके का माहौल देश में बनाने की ये बड़ी कोशिश लगातार हो रही है। हालांकि इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो औरंगाबाद में भाषण दिया उस पर उन्होंने न सिर्फ मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा, क्योंकि हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर विवाद महाराष्ट्र में गहराया हुआ है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटना चाहिए, लेकिन वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी सियासत चरम पर है। चूंकि कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है, अब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होकर रहेगा और सच्चाई सामने आएगी कि क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ये तमाम सबूत हैं जो कहीं न कहीं इस सर्वे में सामने आ सकते हैं। तो इस दौरान कहीं न कहीं अकबरुद्दीन की ओर से जिस तरीके से औरंगजेब का गुणगान किया गया, जिस तरीके से उनकी कब्र पर फूल चढ़ाए गए और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में नफरत की बातें की जा रही हैं, लेकिन वो नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से जवाब देंगे। देश में अजान की बात हो रही है, लिंचिंग और हिजाब की बात हो रही है, तो डरना नहीं चाहिए। बस मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा खड़े होने की जरूरत है। यानी
अकबरुद्दीन ओवैसी और साथ ही उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी दोनों एक ही भाषा में कहीं न कहीं बात कर रहे हैं। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का लगातार विरोध किया जा रहा है, तो वहीं औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाना, औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाना और वहां फातिहा पढ़ना, ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं मुगल शासकों की तरफदारी हो रही है और मुगल शासकों के साथ खड़े होने का यही मकसद एकमात्र है कि मुसलमानों को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, देश में एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाए और किस तरीके से देश में लोगों का बंटवारा किया जाए, किस तरीके से अपना वोट बैंक इकट्ठा किया जाए। ये एकमात्र मकसद है जिसके लिए ओवैसी ब्रदर्स कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ये साफ तौर पर उनके तमाम जिस तरीके से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।